रहा था, इतना बड़ा हिस्सा मिला हुआ था, तो उसी को मैं ऑफिस जैसा मानता था। लेकिन थोड़े दिन में उस आश्रम में प्रॉब्लम आ गई। आश्रम में क्या प्रॉब्लम आई कि सोनिया गांधी ने उस आश्रम को 11 लाख रुपए दान किए पर्सनल अकाउंट से। तो मैंने आश्रम के लोगों के सामने बहुत विरोध किया इसका। तो उन्होंने कहा तुम क्यों विरोध कर रहे हो, सोनिया गांधी अगर आश्रम को अच्छा करने के लिए पैसा दे रही है। तो मैंने कहा गांधी जी की आत्मा की आप हत्या करेंगे, क्योंकि गांधी जी ने बिरला जी का पैसा नहीं लिया इस आश्रम में। आप जानते हैं कहानी, आश्रम को जब बनाने की बात आई थी तो बिरला जी ने चेकबुक गांधी जी के सामने रखी कि अब बापू जितना अमाउंट है भर लो। तो गांधी जी ने कहा कि बिरला ये तुम्हारे पैसे से नहीं बनेगा आश्रम, तो किसके पैसे से बनेगा? तो कांग्रेस के जो 25-25 पैसे देने वाले मेंबर हैं उनके पैसे से बनेगा। चवली मेंबरशिप शुरू किया था गांधी जी, तो 25-25 पैसे में से 500 रुपए इकट्ठे किए गांधी जी ने, उसमें वो आश्रम बना। तो मैंने कहा गांधी जी ने जिस उद्देश्य और भावना से ये बनाया, उसमें 11 लाख रुपए आपने अगर सोनिया गांधी से ले लिया, जिसका कुछ पता नहीं है कि वो 11 लाख कहां से आया। हो सकता है वो अमेरिका से आया हो, CIA के चैनल के थ्रू आया हो सकता है वो ISI का पैसा हो जो किसी चैनल से इस आश्रम में आए, तो यहाँ की पवित्रता खत्म हो जाएगी। तो मैंने विरोध किया, तो आश्रम वालों को खराब लगा। तो मैंने सोच लिया कि अभी यहाँ अपना ऑफिस नहीं रखना। फिर अपना ऑफिस बनाने के लिए, जैसा आपने कहा, इंस्टीट्यूशन खड़ा करने का काम शुरू किया। अभी ईश्वर की कृपा से वो इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग बन गई है। 10% काम उसमें बाकी है। 7,500 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन हुआ है। 2 माले की बिल्डिंग है, आश्रम से बिल्कुल नजदीक में है। और वो भी बिल्डिंग मैंने ऐसे ही बनाई है, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 500, ऐसा करके वो बिल्डिंग बनी है। अभी शायद वो अप्रैल 6 तारीख तक पूरी हो जाएगी। 6 अप्रैल को गुड़ी पड़वा आती है, आप जानते हैं भारत का नया साल शुरू होता है। उसी दिन से वो बिल्डिंग का ओपनिंग हो जाएगा और उस दिन से लगातार मैं उस बिल्डिंग में कुछ शिविर करूंगा। और वो शिविर इसी बात के लिए करूंगा कि कुछ दूसरे राजीव दीक्षित तैयार हैं, क्योंकि अब तक मैंने जितना पढ़ा है, जाना है, सीखा है, जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं, इसके आधार पर कुछ लोगों को मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। उसमें कुछ गुजराती भी होंगे, कुछ मराठी होंगे, कुछ कन्नड़, कुछ तेलुगु, कुछ तमिल, कुछ मलयाली। वो आएंगे, रहेंगे। 15 दिन के शिविर, 20 दिन के शिविर, 7 महीने के, ऐसे कुछ मैं शिविर करूंगा, उनको तैयार करूंगा। मेरी योजना है कि अगले साल में या 1.5 साल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 2 साल में ऐसे 100 से 150 राजीव दीक्षित बन जाए। कुछ गुजराती, कुछ मराठी, कुछ कन्नड़, और वो अपने काम पे लग जाए। गांव इस तरह से जाना, लोगों से ये सब बातें करना, वो मेरी तैयारी है, वो मेरी कोशिश है। अब इसमें अगर 150 नहीं हुए तो 100 तो हो ही जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और उनका सिलेक्शन भी मैंने करना शुरू किया है कि कौन कौन लोग हैं जो इसमें लगेंगे। तो उनका एक ही क्राइटेरिया मैंने रखा है कि जो अगले 15-20 साल तक काम कर सके बिना किसी दबाव के, ऐसे लोग मुझे चाहिए। अब दबाव कई तरह के हैं, जैसे परिवार का दबाव है, तो ऐसे मुझे कार्यकर्ता चाहिए जिनके परिवार का दबाव ना हो, माने अविवाहित हैं और 15 साल देश को देने के लिए तैयार हो। कोई 15 साल नहीं देगा तो 10 साल देश को देने के लिए तैयार हो, माने 20-22 साल की उम्र में हो और कहेंगे ठीक है 10 साल हम देश के लिए देंगे, आप जो चाहो हम वो करेंगे। 32-35 साल के बाद अपना परिवार बसाएंगे, फिर सामान्य जिंदगी जिएंगे। ऐसे कुछ कार्यकर्ताओं की खोज में मैं लगा हूं। और ऐसे कार्यकर्ता भी चाहिए मुझे कि जो पैसे से इतने समर्थ हों जिनको भूखमरी की समस्या ना हो, क्योंकि वो आएंगे और देश के लिए काम करेंगे। तो कोई मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं उनका स्टाइपेंड दे सकूं या मानधन दे सकूं। तो मैं ये जरूर देख लूंगा कि उनके परिवार में इतनी संपत्ति और धन जरूर हो कि वो उस बेटे या बेटी को 10 साल के लिए स्पेयर कर सके। या तो खेती हो, या तो कोई बिजनेस हो, या तो कोई इंडस्ट्री उनकी चलती हो। तो ऐसे मुझे समृद्धशाली और परिवार के दबाव से मुक्त 100-150 लोग चाहिए, अलग अलग भाषाओं में। आपको कोई मिले तो हमें दीजिए। तो इसमें आपके कोई स्पेशल कमेंट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरा एक ही कमेंट है कि आप में से कोई भी अगर शेयर मार्केट में काम करते हो, माने इन्वेस्ट कर रखा हो, तो 3 से 4 महीने में उसको बेचकर आप निकल आइए, नहीं तो बहुत बुरी हालत होने जा रही है शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में इतना सारा डॉलर पंप किया हुआ है जो पूरा आर्टिफिशियल और टोटली इन्फ्लेशनरी लेवल पे है। रियलिटी में शेयर मार्केट का ये ग्रोथ नहीं है जो 21,000 पॉइंट पे आपको दिखाई दे रहा है। ये शेयर मार्केट में जो विदेशी डॉलर इस समय आया है वो एक ही कारण से आया है कि डॉलर पिछले 1.5 साल से आप देख रहे हैं लगातार टूट रहा है।
और ये विड्रॉ करेंगे जब डॉलर और टूटेगा। अभी तो 38 रुपए है या 39 रुपए। अभी आप देखना 2-3 महीने में ये 30 रुपए के आसपास आ जाएगा। सरकार कितना भी ताकत लगाए इसको रोकने की। कारण मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये कि दुनिया में तेल बेचने वाले देशों ने सद्दाम हुसैन की बात उसके मरने के बाद मान लिया। जब तक जिंदा था कोई नहीं माना, अब मरने के बाद उनको समझ में आ गया। 53 तेल बेचने वाले देश हैं जिनको ओपेक कंट्रीज कहा जाता है। इनका एक जनरल मीटिंग अभी हो गया सऊदी अरब में, जिद्दा में। उन्होंने तय कर लिया है कि हम अप्रैल या मई तक डॉलर में तेल बेचना बंद कर देंगे। अप्रैल या मई तक, 15 अप्रैल का टारगेट उन्होंने फिक्स किया है। जो 15 अप्रैल तक दुनिया में कोई बड़ी घटना नहीं हुई तो वो डॉलर में तेल बेचना बंद कर देंगे। वो कहेंगे कि हम लोकल करेंसी में या तो तेल बेचेंगे नहीं तो यूरो डॉलर में बेचेंगे। जिस दिन ये हो गया उस दिन डॉलर को जमीन पे गिरने से कोई नहीं बचा सकता। यीशु भी आ जाए तो नहीं बचा सकता। ईसा मसीह भी उतर आए जमीन पे और अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए तो भी डॉलर टूटने से वो नहीं बचा पाएंगे। और इतना बुरी तरह से अगर डॉलर क्रैश हुआ तो ये जितनी कंपनियां आप देख रहे हैं फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर, ये सभी उड़नछू होंगे यहां से। और ये उड़नछू होंगे तो मार्केट तो क्रैश होता है। 21,000 पॉइंट का 7,000 पॉइंट भी आ सकता है और आप लोग फिर डूबे उसमें, क्योंकि आप जैसे लोग ही डूबते हैं। मैंने किसी बड़े शेयर ब्रोकर को आज तक डूबते नहीं देखा। जो डूबता है वो इन्वेस्टर है और छोटा इन्वेस्टर जल्दी डूबता है। तो आपने अगर थोड़ा बहुत लगा रखा है तो तुरंत निकाल लीजिए। इस समय आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि कैश करके निकल जाइए 21,000 पॉइंट से ज्यादा। और आपको क्या चाहिए, काफी कुछ इसमें आपको गेन हो चुका होगा। 50 रुपए का कोई शेयर खरीदा हो तो आज 5,000 का तो हो ही गया होगा। तो बेच बाच के निकल आइए। फिर आप बोले पैसे का क्या करें, पैसे को बैंक में मत रखना क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट रेट भी डूबेगा बुरी तरह से। तो जैसे ही आपके हाथ में पैसा आ जाए तो सोना खरीद के रख लेना, क्योंकि सोना ही है जिसका भाव अगले 3 साल 4 साल चढ़ना ही है। क्योंकि जब दुनिया में डॉलर टूटेगा तो सब लोग डॉलर बेच के सोना ही खरीदने वाले। तो सोना जितना उपलब्ध है उसमें उपलब्धता और कम होगी तो मार्केट में भाव बढ़ने हैं। तो सोना हो सकता है 20,000 रुपए का 10 ग्राम हो जाए, 25,000 का 10 ग्राम हो जाए। तो सोना खरीद के आप रख लीजिए, चांदी खरीद के रख लीजिए, प्लेटिनम खरीद के रख लीजिए, प्रेशियस मेटल में इन्वेस्ट करिए। और जो जमीन मिलती हो कहीं भी 1 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ तुरंत खरीद लीजिए जहां भी मिले। भारत के किसी छोटे से छोटे गांव में मिले वहां लीजिए। ये मत देखिए कि वो जमीन पत्थर वाली है कि मिट्टी वाली। पत्थर वाली मिले वो ही ले लीजिए, क्योंकि ये पत्थर वाली जमीन साल भर के बाद मिलेगी नहीं आपको। क्योंकि भारत में यही होगा, जिन्होंने भी डॉलर रखे हुए हैं वो या तो जमीनें खरीदेंगे या तो सोना। सोने की एक लिमिट है, उसके बाद खरीद नहीं पाएंगे तो जमीन पे जाएंगे। तो रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं पैसे को तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और आपकी कीमत आपको वसूल हो जाएगी। या तो सोने चांदी में लगाया हुआ पैसा वसूल हो जाएगा। शेयर मार्केट का बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये मई में इसलिए टूटने की 2 संभावना, एक तो मुझे दिख रहा है सरकार गिरने जा रही है भारत की, मनमोहन सिंह गिर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने भी नहीं लगेंगे। और दूसरा ये ओपेक कंट्रीज अपना तेल नहीं बेचेंगे डॉलर में। तो ये दोनों कारणों से मार्केट के लिए गुड सिग्नल नहीं है। और वैसे भी मार्केट के जो पंडित है ना वो ये कहते हैं कि जब मार्केट बहुत चढ़ता हुआ हो तो छोटे इन्वेस्टर को घुसना भी नहीं चाहिए। तो आप जैसे लोगों को वहां घुसना नहीं, ये मेरा ओपिनियन है। आपको अच्छा लगे तो स्वीकार करिए, नहीं तो मई तक इंतजार करिए। फिर आप रोने के लिए राजीव दीक्षित को बुला लेना कि राजीव भाई आपको बोल के गए थे, हमने नहीं माना, अब हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सांत्वना देने आ जाऊंगा, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो फॉरेन कंट्रीज से जो आप कंट्रीज बड़ी बड़ी बोले तो इसमें किसी ने आपके ऊपर कोई केस किया है? हाँ, धमकी दिया है? हाँ, धमकियां तो बहुत आई हैं, केस वो नहीं कर पाए। धमकियां तो बहुत आई, अभी भी आती हैं। सबसे ज्यादा धमकी पेप्सी कोका कोला से आती है, क्योंकि ये अभियान हमने शुरू किया उसमें सबसे ज्यादा मार अगर पड़ी है तो पेप्सी कोका कोला को पड़ी। क्योंकि जगह जगह हमने जो इन्वेस्टिगेशन कराए उसकी रिपोर्ट हमारे फेवर में आई, पेप्सी के खिलाफ है। और आज पूरे देश में ये स्थिति है कि जब मैं यहाँ आया था तो मैंने पता नहीं बोला क्या, 1998 में पेप्सी और कोका कोला की एक साल में 700 करोड़ बोतलें बिकती थी। आज 50 करोड़ भी नहीं बिकती एक साल। और आप उनके किसी भी फैक्ट्री में चले जाइए हिंदुस्तान में, उत्तर दक्षिण पूर्व, सब फैक्ट्रियां बंद है जैसी हैं। वो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर कहते हैं कि हम
सवेरे से शाम तक क्रेट ढोते ढोते परेशान होते थे, अब हमारी 10 क्रेट भी कोई लेके नहीं जाता। मतलब क्या है कि पिछले 10 साल में मेरे जैसे लोगों ने या रामदेव जी जैसे लोगों ने या सुनीता नारायण जैसे वैज्ञानिकों ने या ऐसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने